नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धू आईएएस में। सिद्धू आईएएस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं जो छठी क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है, उस बुक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने इसी बुक के पहले चैप्टर को इन डिटेल में पढ़ा है और आज के इस वीडियो में हम इसी बुक के दूसरे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज के इस वीडियो में इन डिटेल में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसी समय इसका हमारे लिए क्या महत्व है इस चीज को भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले की कंसेप्ट से यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, जो कि है एक्सिस, जिसे हिंदी में अक्ष भी कहा जाता है। तो एक्सिस क्या है? A needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. The real earth has no such needle. It moves around its axis which is an imaginary line. तो यहाँ पर एक आकृति के माध्यम से हम एक्सिस को समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे अर्थ का एक ग्लोब है, इट विल बी अवर अर्थ ग्लोब। अब ये जो अर्थ है, यहां से इसके बीचों बीच से इन टिल्टेड मैनर में एक सुई को या एक नीडल को इस तरह से अगर हम फिक्स कर दे तो ये क्या बनेगा? इट विल बी बिकम अवर अर्थ एक्सिस। तो ये हमारे अर्थ का एक्सिस बन जाएगा। यहाँ पे दूसरी लाइन में बात की गई है कि जो अर्थ है वो क्या करती है? वेस्ट टू ईस्ट, इस दिशा में उसका जो एक्सिस है उसके अराउंड मूव करती है। वेस्ट मतलब इस दिशा से इस दिशा की तरफ इस तरह से क्या करती है? हमारी अर्थ उसके जो एक्सिस है उसके अराउंड मूव करती है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या इन एक्चुअल वे में जो हमारा अर्थ है उसके सरफेस पे इस प्रकार की कोई लाइन या इस प्रकार का कोई एक्सिस हमें देखने को मिलता है क्या? तो उसका आंसर है नो। इस प्रकार की एक्चुअल वे में या रियल वे में इस प्रकार की कोई भी लाइन हमें हमारे अर्थ के सरफेस पे देखने को नहीं मिलती। तो ये लाइन क्या है? इट इज इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक काल्पनिक रेखा है जिसे हमने अर्थ का एक्सिस माना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने बात की अर्थ के एक्सिस की। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं इक्वेटर की। तो इक्वेटर क्या है? एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर इक्वल हाफ्स, therefore the equator is imaginary circular line। यहाँ पर इक्वेटर को समझने के लिए फिर से हम एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल के माध्यम से हम इक्वेटर को समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे अर्थ का ग्लोब है, इट विल बी अवर अर्थ ग्लोब। तो इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक ऐसी रेखा है जो कि अर्थ को इक्वली दो पार्ट में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट इस दिशा में हमने एक रेखा बनाई है जिसे हम नाम देंगे इक्वेटर। तो इट विल बी बिकम अवर अर्थ इक्वेटर, जो कि वेस्ट टू ईस्ट इस दिशा में हॉरिजॉन्टल वे में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेटर के नॉर्थ में जो एरिया आता है और इक्वेटर के साउथ में जो एरिया आता है, इन्हें हमने नाम दिया है हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ वाला एरिया है उसे हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो साउथ वाला एरिया है उसे हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार से हमने इक्वेटर को समझा और उसी समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को भी समझा। लेकिन जो तीसरा सेंटेंस है उसमें इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, इस चीज को जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जब हमने इक्वेटर की लाइन बनाई, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमने वेस्ट में यहाँ पे लिया था और उसका जो एंड पॉइंट था हमने ईस्ट में यहाँ पे लिया था। लेकिन इन रियल वे में जो ग्लोब होता है वहां पे इस प्रकार के कोई भी पॉइंट हमें देखने को नहीं मिलते। अगर इसी रेखा को हम इस प्रकार से आगे कंटिन्यू करें तो फिर से ये स्टार्टिंग पॉइंट से आकर कनेक्ट हो जाएगी और अंत में क्या बनेगा? फिर से एक इस प्रकार से सर्कल बन जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। तो इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है
उसी समय इट इज अ इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आगे हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स की, अब हम बात करेंगे अक्षांश की। तो लैटिट्यूड्स क्या है, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। Latitude are measured in degrees. All parallels north of the equator are called north latitudes and all parallels of the south of the equator are called south latitudes. तो लैटिट्यूड को ये जो यहाँ पे हमें आकृति दी गई है उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे ये आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी, तो ये क्या है, इट इज अवर इक्वेटर, जिसकी हम बात कर चुके हैं। अब इक्वेटर के पैरेलल हमें कुछ सर्कुलर लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में नजर आ रही है। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के नॉर्थ में एक लाइन हमने देखी, वही 30 डिग्री पे दूसरी लाइन, 30 डिग्री के बाद 30 और 60 डिग्री के बीच में और एक लाइन, और 60 डिग्री पे इस प्रकार से और एक लाइन हमें नजर आ रही है। उसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में भी 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में एक सर्कुलर लाइन हमें नजर आ रही है। 30 डिग्री पे दूसरी लाइन नजर हमें आ रही है, 30 और 60 डिग्री के बीच में और एक लाइन, 60 डिग्री पे दूसरी लाइन। तो ये सारी की सारी जो लाइन्स है, तो ये क्या है, इट इज अवर लैटिट्यूड्स, ये हमारे लैटिट्यूड्स है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स। जो इक्वेटर को पैरेलल लाइन है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स। अब ये जो लैटिट्यूड्स है उनको नापने के लिए किस इकाई की सहायता ली जाती है, तो उस इकाई को कहा जाता है डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो इक्वेटर है ये क्या है, 0 डिग्री का लैटिट्यूड है। यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में हमने 30 डिग्री का एक लैटिट्यूड नजर आ रहा है, उसी समय 60 डिग्री का भी एक लैटिट्यूड हमें देखने को मिलता है। नदर्न हेमिस्फीयर में भी हम 30 डिग्री का लैटिट्यूड देख सकते हैं और 60 डिग्री का भी लैटिट्यूड देख सकते हैं। तो ये 30 और 60 डिग्री के ये जो लैटिट्यूड है उनको किसके आधार पर रचा जाता है, तो वो आधार है 0 डिग्री लैटिट्यूड जो कि हमारा इक्वेटर है। इसके आधार पे या इसके बेस पे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री 60 डिग्री या सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री इस प्रकार से लैटिट्यूड जो रेखाएं है उनको आप क्या कर सकते हो, इमेजिनरी तौर पे बना सकते हो। तो यहाँ पे जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में जो पैरेलल सर्कल हमें नजर आ रहे हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड। इक्वेटर के नॉर्थ में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले लैटिट्यूड्स को हम क्या कहेंगे, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और इक्वेटर के साउथ में या सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले ये जो रेखाएं हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे सदर्न लैटिट्यूड। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने बात की लैटिट्यूड्स की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स ऑफ आवर अर्थ। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ऑफ आवर अर्थ। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री की लाइन है, इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये हमारा बन जाएगा सबसे पहला और फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। यहाँ पे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स की बात करेंगे, जिनमें 23.5 डिग्री नॉर्थ में आने वाला जो लैटिट्यूड है जिसे नाम दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है वो है आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स जो हमने देखे वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे हमने देखा, और आर्कटिक सर्कल जिसे हमने 66.5 डिग्री नॉर्थ में देखा। उसी प्रकार से सदर्न हेमिस्फीयर में भी हमें दो महत्वपूर्ण लैटिट्यूड देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला है 23.5 डिग्री साउथ में आने वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और दूसरा है 66.5 डिग्री साउथ में आने वाला अंटार्कटिक सर्कल। तो इस प्रकार से हमारे अर्थ पे कुल 5 महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनकी यहाँ पर हमने बात की। फिर से इसे रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है इक्वेटर, दूसरे नंबर पे हमने बात की थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और तीसरे नंबर पे हमने बात की थी आर्कटिक सर्कल की, चौथे नंबर पे हमने बात की
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, और 5वें नंबर पे हमने बात की अंटार्कटिक सर्कल की, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे हीट जोन्स ऑफ अर्थ की। जो हमारा अर्थ है उसके जो महत्वपूर्ण हीट जोन्स है उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुल 3 महत्वपूर्ण हीट जोन्स ऑफ अर्थ हमें देखने को मिलेंगे, तो उनको समझने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है टोरिड जोन। तो टोरिड जोन की क्या विशेषता है, इस चीज को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो टोरिड जोन क्या है? द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in a between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. These areas therefore receive maximum heat and it's called torrid zone. तो इस लाइन को जरा समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो टोरिड जोन कौन सा एरिया है? टोरिड जोन वो एरिया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो शैडो एरिया आपको नजर आ रहा है, इट इज अ टोरिड जोन। तो इस एरिया में जो भी लैटिट्यूड्स होंगे, लैटिट्यूड्स क्या है? एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से आपको वो लैटिट्यूड्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो भी लैटिट्यूड्स आएंगे, इनके ओवरहेड मतलब सीधा ऊपर सन क्या होगा? साल में एक बार तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर सन किसी लैटिट्यूड के ओवरहेड पे आता है तो वहां पे उस एरिया में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? वो हमें अधिक देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पे जो भी लैटिट्यूड्स आते हैं, सन उनके ओवरहेड साल में एक बार होता ही होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो हमारा सन है उसकी मूवमेंट यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण इस एरिया में सबसे अधिक टेम्परेचर होता है और उसी कारण इसे कहा गया है टोरिड जोन। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे टेम्परेट जोन की। तो टेम्परेट जोन कौन सा एरिया है और उसकी विशेषता क्या है, इस चीज को जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। Midday sun never shines overhead on any latitude beyond Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes decreasing toward the pole. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in southern hemisphere have a moderate temperature. These are therefore called temperate zone. तो इन लाइंस को फिर से इस आकृति के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 टेम्परेट जोन नजर आएंगे, जिनमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पहला है जिसका नाम है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाला जो टेम्परेट जोन है उसे हम कहेंगे साउथ टेम्परेट जोन। तो इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे जो भी लैटिट्यूड्स आएंगे, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेट एरिया हो, चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेट एरिया हो, यहाँ पे जो भी लैटिट्यूड्स होंगे, यहाँ पे जो सन है इनके ओवरहेड सीधा ऊपर आपको साल में एक बार भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो सन की जो मूवमेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन दोनों के बीच में ही देखने को मिलती है। तो सन क्या करेगा? सन यहाँ पे इस एरिया के किसी भी लैटिट्यूड के ओवरहेड हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हमें मॉडरेट वे में देखने को मिलता है एज कंपेयर टू टोरिड जोन। तो ये हमारा जो टेम्परेट एरिया है उसकी कुछ विशेषताओं की यहाँ पे हमने बात की। तो यहाँ पे आपको 2 चीजों को ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहली है जो टेम्परेट एरिया है वो दोनों हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रिजिड जोन्स की। तो फ्रिजिड जोन्स कौन सा एरिया है और उसकी विशेषता क्या है, इस चीज को जरा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। एरिया lying between the Arctic Circle and North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and South Pole in Southern Hemisphere are very cold. It is because
here the sun does not rises much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones, जिसका मतलब होता है वेरी कोल्ड। तो यहाँ पे इस आकृति में दो फ्रिजिड एरिया आपको नजर आ रहे होंगे, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और दूसरा है सदर्न हेमिस्फीयर में। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाला जो फ्रिजिड एरिया है, जो कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में हमें देखने को मिलता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाला जो फ्रिजिड एरिया है वो हमें अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में देखने को मिलता है। ये जो एरिया है, यहाँ पे सन से जो रोशनी निकलती है और जो सन की जो रेज है वो यहाँ पे इस एरिया में पहुंचती हुई हमें देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर होता है काफी लो हमें देखने को मिलता है, और उसी कारण इस एरिया को नाम दिया गया है फ्रिजिड जोन। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने बात की टोरिड जोन की, जहाँ पे टेम्परेचर काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो भी लैटिट्यूड्स आते हैं उनके ओवरहेड साल में एक बार सन हमें देखने को मिलता ही मिलता है। उसके बाद हमने बात की टेम्परेट जोन की, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, और इनके ओवरहेड यहाँ पे जो भी लैटिट्यूड्स होते हैं वहां पे साल में एक बार भी सन हमें देखने को नहीं मिलता। उसके बाद हमने बात की फ्रिजिड जोन की, वेरी कोल्ड एरिया जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे फ्रिजिड जोन भी हमें दोनों हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं, और यहाँ का जो तापमान है काफी कम हमने देखा है। तो इस प्रकार से हमने बात की हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। तो चलिए एक आकृति के माध्यम से हम लॉन्गिट्यूड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल आ जाएगा और यहाँ पे हमारा साउथ पोल का एरिया आ जाएगा। देखिए जो लॉन्गिट्यूड्स की जो रेखाएं होती है वो एक वर्टिकल रेखाएं होती है, जो कि नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से होकर गुजरती है। इस प्रकार से ये लॉन्गिट्यूड्स की रेखाएं आप देख सकते हो। जो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जो लॉन्गिट्यूड्स का होता है वो हमें साउथ या नॉर्थ पोल में देखने को मिलता है। आप कहीं से भी ले लो, वो साउथ या नॉर्थ पोल में जो हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स है वो आके मर्ज हो जाएगी, एक साथ आके वहां पे दर्ज होती हुई आप देख सकते हो। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है इन्हें हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूड्स। तो ये बन जाएंगे हमारे लॉन्गिट्यूड्स। अब यहाँ पे इसी प्रकार से अगर हमने लैटिट्यूड्स को इस प्रकार से जो हॉरिजॉन्टल रेखा है उनको यहाँ पर हम बना दे तो ये क्या बनेगा, इस प्रकार से एक जालीदार एरिया यहाँ पे बनता हुआ आप देख सकते हो। और इसी एरिया की मदद से और इसी ये जो जाली है इसी की सहायता से जो हमारा अर्थ है वहां पे किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी प्लेस का समय को निकालने के लिए ये जो हमारे लैटिट्यूड्स है और ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स है इनकी हम मदद ले सकते हैं। और इसकी मदद से किस प्रकार से हमारे यहाँ समय को निर्धारित और किसी भी प्लेस को फिक्स किया जाता है उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स की। लॉन्गिट्यूड और टाइम में क्या कनेक्शन है इस चीज को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो लॉन्गिट्यूड्स और टाइम में क्या कनेक्शन है? When the prime meridian of the Greenwich has sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have a midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places east to Greenwich will be ahead and those places to west of the Greenwich will be behind. तो इस चीज को यहाँ पर हम एक आकृति के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनिच। तो प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच लाइन हम किसे कहेंगे? देखिए हमारे अर्थ पे कई सारे इस प्रकार से जो लॉन्गिट्यूड्स हमने देखे हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होके गुजरते हैं। इनमें से किसी भी एक रेखा को हम क्या ले सकते हैं? एज अ बेस ले सकते हैं। एंड इंटरनेशनल लेवल पे हमें जब भी किसी देश का या किसी प्लेस का समय तय करना हो तो यहाँ पे हमने वो बेस लाइन कौन सी ली है? यहाँ पे हमने वो बेस लाइन ली है प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच लाइन।
तो अब इस लाइन के आधार से किस प्रकार से हमारे यहाँ समय को निर्धारित किया जाता है उस चीज को यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम फिर से एक अर्थ का ग्लोब बनाएंगे और मान लीजिए ये हमारे अर्थ की प्राइम मेरिडियन लाइन ऑफ ग्रीनिच है। तो यहाँ पे दोपहर के 12 बज चुके हैं। यहाँ पे हमने बात की जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट इस दिशा में रोटेट करती है। मतलब ये हमारी वेस्ट की दिशा होगी और ये होगी हमारी ईस्ट की दिशा। यहाँ से इस दिशा की तरफ इस प्रकार से जो हमारी अर्थ क्या करती है, उसका जो एक्सिस है उसके अराउंड मूव करती है। अब यहाँ पे ये जो प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनिच लाइन है, इसके ईस्ट में जो भी प्लेसेस आएंगे या जो भी एरिया आएगा वो वहां का समय जो ग्रीनिच प्राइम मेरिडियन लाइन है उससे आगे का होगा। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल दोपहर के 12 लिए हैं ग्रीनिच प्राइम लाइन पे। तो यहाँ पे जो भी समय होगा वो डेफिनेटली 1 बजे का, 2 बजे का या 3 बजे का हो सकता है। उसी समय अगर हम वेस्ट में जो भी प्लेसेस आते हैं वहां का जो समय होगा वो ग्रीनिच रेखा पे जो समय है उसके डेफिनेटली बिहाइंड हमें देखने को मिलेगा। वो 11 हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द प्लेस जो ग्रीनिच लाइन है उससे दूरी बनाते हुए वो प्लेस कितनी दूरी पे है उसके आधार पर वहां के समय को हम जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनिच लाइन की। उसी समय जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच लाइन है उसका और जो समय है उसके बीच में क्या कनेक्शन है, इस चीज को भी यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की। तो चलिए जो हमारा इंडिया है उसका समय और जो हमारी प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच लाइन है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टाइम की मतलब समय की गणना, जो कैलकुलेशन ऑफ टाइम होता है वो किस प्रकार से होता है उस चीज को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन 15 an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at the Greenwich, the time at 15 degree east of the Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes, 1 hour ahead of the Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of the Greenwich, the time will be behind, which means Greenwich time by 1 hour. It will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. देखिए, ये तो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, लेकिन जितना हमें देखने को मिल रहा है इतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमारी अर्थ है और जो हमारे अर्थ का जो एक्सिस है उसके अराउंड हमारे अर्थ को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, वो समय है 24 आवर्स का समय लगता है। अगर दूसरी भाषा में हम कहें जो हमारी अर्थ है 24 आवर्स में 360 डिग्री क्या करती है, रोटेट करती है। 360 डिग्री अगर हम इसको एक आवर की बात करें तो वो कितना बन जाएगा, 15 डिग्री। अब अगर यहाँ पे हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री रोटेट करने के लिए हमारी अर्थ 4 मिनट का समय लेती है। तो इसी की सहायता से यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो समय का जो कैलकुलेशन है उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए फिर से यहाँ पर हम अर्थ का एक ग्लोब बनाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन ऑफ ग्रीनिच। ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन ऑफ ग्रीनिच है। फिर से यहाँ पर मान लीजिए दोपहर के 12 बज चुके हैं और यहाँ पे जो ईस्ट का जो एरिया है वहां पे एक प्लेस आता है जो कि कितनी डिग्री पे आता है, वो आता है 15 डिग्री पे। उसी समय जो वेस्ट का एरिया है वहां पे 15 डिग्री पे और एक प्लेस आता है। तो यहाँ पे ये जो 2 प्लेसेस है इनके बीच में समय का क्या डिफरेंस है, इसको जरा यहाँ पर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे हम
जो ईस्ट में जो एरिया आता है इस एरिया का जो समय है उसको कैलकुलेट करने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो ग्रीनिच प्राइम मेरिडियन लाइन है वहां पे दोपहर के 12 बजने का समय लिया है। अब यहाँ पे ग्रीनिच से लेकर 15 डिग्री ईस्ट में जो एरिया आता है वहां पे जब ग्रीनिच प्राइम मेरिडियन में 12 बज चुके होंगे तो उस समय वहां पे क्या समय होगा, उस समय को निकालने के लिए हमें 15 डिग्री इंटू 4 इस प्रकार से उसको कैलकुलेट करना होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 60 मिनट। यहाँ पे 15 इंटू 4 हमने क्यों लिया है, क्योंकि 1 और 2 डिग्री के बीच में समय का जो डिफरेंस है वो है 4 मिनट्स। जो लॉन्गिट्यूड्स है उनकी जो डिग्री है उनके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 1 और 2 डिग्री के बीच में वो 4 मिनट्स का आता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 15 इंटू 4 डिग्री लिया है, जिसका फाइनल आंसर हमने 60 मिनट लिया है। अब यहाँ पे 60 मिनट का मतलब है 1 आवर। तो यहाँ से जब ग्रीनिच प्राइम मेरिडियन लाइन पे दोपहर के 12 बज चुके होंगे तो यहाँ पे ईस्ट में ये जो एरिया आता है वहां पे क्या समय देखने को मिलेगा, वहां पे हमें समय देखने को मिलेगा 1 PM। इसी समय को अगर 1 आवर हम बिहाइंड ले माइनस कर दे तो यहाँ पे वेस्ट में जो प्लेस आएगा वहां पे क्या समय हमें देखने को मिलेगा, वो समय हमें देखने को मिलेगा 11 AM। तो यहाँ पे जो वेस्ट में जो 15 डिग्री पे जो एरिया आता है और ईस्ट में जो 15 डिग्री पे एरिया आता है तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में 2 आवर्स का टाइम का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से ग्रीनिच प्राइम मेरिडियन लाइन को एज ए बेस लेकर हम हमारा जो अर्थ है वहां पे कोई भी प्लेस हो उस प्लेस की अगर हमें लॉन्गिट्यूड पता है तो उस प्लेस का हम क्या कर सकते हैं, समय को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम हमारा जो इंडिया है उसका जो समय है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय किसे कहते हैं इसको जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। In India, for instance, there will be the difference of about 1 hour and 45 minutes in local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. Therefore, necessary to adopt the local time of some central meridian of the country as the standard time for the country. In India, longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian टाइम। इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या जिसे हम IST भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडिया के 2 प्लेसेस की बात की है, एक है द्वारका और दूसरा है डिब्रूगढ़। इस चीज को जरा यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले स्टैंडर्ड समय हम किसे कहेंगे उसको जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए कोई भी देश हो और उस देश का जो समय है वो किसी एक स्टैंडर्ड लाइन पे निकाला जाता है और उसी समय को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया है उसका जो द्वारका और डिब्रूगढ़ के जो प्लेसेस है इन दोनों के बीच में क्या समस्या है, इस समस्या को हम एक आकृति के माध्यम से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मान लीजिए ये हमारे इंडिया का मैप है और यहाँ पे कहीं पे गुजरात आता है और गुजरात में एक प्लेस है द्वारका। अब द्वारका और यहाँ पे हमारा आता है आसाम, आसाम में एक प्लेस है डिब्रूगढ़। अब ये जो 2 प्लेसेस है इन दोनों के बीच में अगर टाइम का कोई डिफरेंस हम देखें तो वो कितना है, 1 आवर एंड 45 मिनट का टाइम का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब ये डिफरेंस किस प्रकार से, तो मान लीजिए यहाँ पे जो द्वारका प्लेस है यहाँ पे सुबह के 6 बज चुके हैं, 6 AM it will be at the द्वारका। जब 6 AM यहाँ पे हमें द्वारका पे देखने को मिलेगा, जो आसाम है वहां पे उसी समय क्या समय हमें देखने को मिलेगा, तो वहां का जो समय होगा वो होगा 7:45 AM। मतलब 1 घंटा और 45 मिनट आगे हमें समय देखने को मिलेगा, क्योंकि जो द्वारका के ईस्ट में हमें आसाम का जो डिब्रूगढ़ का एरिया है वो हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो टाइम का डिफरेंस है उसको कम करने के लिए कोई देश क्या करता है, उसका जो एरिया है उसके बीचों बीच की जो लॉन्गिट्यूड है उसको एज अ स्टैंडर्ड टाइम लाइन लेता है।
तो हमारे इंडिया ने क्या किया है, 82.5 डिग्री ईस्ट की जो लॉन्गिट्यूड जो लाइन है उसको एज ए स्टैंडर्ड टाइम लाइन लिया है, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ का जो समय है उसको निश्चित करने का काम करते हैं। आगे बात करेंगे टाइम्स इन इंडिया, भारत में समय। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनिच एट 82.5 डिग्री ईस्ट is 5 hours and 30 minutes ahead of the Greenwich Meridian timeline. 1 degree is equal to 4 minutes, 82 degree and half degree is equal to 320 minutes, 5 hours and 30 minutes. So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच लाइन है उसके आधार पर जो हमारा इंडिया है उसके समय को हम यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच लाइन है और यहाँ पे दोपहर के 12 बज चुके हैं। जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच लाइन है उसके वेस्ट में यहाँ पे कहीं पे आता है। जहां पे हमारा इंडिया है वहां पे एक लॉन्गिट्यूड गुजरता है जो कि है 82.5 डिग्री ईस्ट, और इसी लॉन्गिट्यूड को हमने स्टैंडर्ड टाइम लाइन लिया है। तो जब जो प्राइम मेरिडियन लाइन ऑफ ग्रीनिच पे अगर दोपहर के 12 बज चुके होंगे तो यहाँ पे उसी समय हमारे इंडिया में क्या समय हमें देखने को मिलेगा, इसको जरा यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले हम बात कर चुके हैं 1 और 2 डिग्री मतलब 2 डिग्री के बीच में हमें टाइम का डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, तो वो है 4 मिनट्स का। तो यहाँ पर हम 82 into 4 कर दे और जो हमारा हाफ डिग्री है उसको थोड़ा हम साइड में कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 4 into 2 इट विल बी 8 और 4 into 8 इट विल बी बिकम 32। तो यहाँ पे जो हाफ डिग्री है, हाफ डिग्री अगर 4 का अगर हाफ कर दे तो वो कितना बनेगा, 2 मिनट। तो यहाँ पे 328 पे 2 को ऐड कर दो तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 330। तो ये किस में होगा, इट विल बी इन अ मिनट्स। अगर इसको हम 60 से डिवाइड कर दे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे 3 2 3 1 1, तो यहाँ पे हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, 11 डिवाइडेड बाय 2। अगर 11 को 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5.5 मतलब 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटों को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 5 hours and 30 minutes। तो देखिए जब जो ग्रीनिच प्राइम मेरिडियन लाइन होगी जिसपे दोपहर के 12 बज चुके होंगे तो उसी समय हमारे इंडिया में क्या समय देखने को मिलेगा, उसी समय हमारा जो इंडिया है वहां का समय होगा 5:30 PM। तो ये हमारे इंडिया का समय हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अपने चैनल को ना भूलकर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और कुछ कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं।